आज की जो मैं अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा वो सेल्फ बिलीफ से स्टार्ट करूंगा। सेल्फ बिलीफ एक ऐसी चीज होती है जब हम जो अपने गोल्स जो बनाते हैं, जो मिशंस बनाते हैं, जो हमारा एक विजन होता है, उसको हम किस तरह से अचीव करते हैं और उसको अचीव करने के लिए हमारी क्या एफर्ट्स लगती हैं, वो सेल्फ बिलीफ होता है। अगर सेल्फ बिलीफ नहीं है हमारे पास, अगर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर सेल्फ बिलीफ की कमी है, तो जो भी हमारे गोल्स हैं वो हम अचीव करने में हमें प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली। हमारी जो लाइफ है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से केटर करना है, किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से उसको रिजॉल्व करना है, अगर हमारे अंदर सेल्फ बिलीफ का एलिमेंट होगा तो ही हम उसको केटर करके उसको फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज जो मेरे साथ गेस्ट अवेलेबल है, वो अगर मैं उसकी जर्नी को वन वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो है सेल्फ बिलीफ। विदाउट गिविंग मोर क्यूरियोसिटी, विदाउट गिविंग मोर सरप्राइजेस, let me introduce Mr. Haris to our podcast. हारिस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आफ्टर 15 to 20 डेज हम लोग आज हमारी मुलाकात हो ही गई है। सो मुझे पता है बहुत ज़्यादा टफ शेड्यूल होता है, नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ताकि हमारी कन्वर्सेशन अच्छी से अच्छी हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्विक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे अपना एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड को हमारी ऑडियंस को बताना कि किस तरीके से स्टार्ट किया अपना कैरियर और अब क्या किस स्टेज पर आ गए हो, क्या एक्सपीरियंस है, सारी चीजें। ओके भाई, थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन यार। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने सेल्फ बिलीफ को मेरे जर्नी से कनेक्ट किया। सो स्वीट ऑफ यू। तो फर्स्ट एज यू नो कि भाई हम साथ ही हम बड़े हो गए, तो यू काइंड ऑफ नो कि मैंने मेरा बैकग्राउंड क्या, बट जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने बैचलर्स किया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ्रॉम स्मार्ट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, जो कि हमदर्द से एफिलेटेड थी मेरे टाइम पे, अब सेरेनिटी से एफिलेटेड हो गई है। तो दोज हु आर इन कराची नोज यूआईटी, बट आउटसाइड कराची ज्यादा लोग हमदर्द को जानते हैं। तो आई गॉट बेसिकली द डिग्री ऑफ हमदर्द यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो वो एक बार अच्छा फेज था लाइफ का, व्हेन यू आर डूइंग दिस इंजीनियरिंग, यू हैव होप्स, यू हैव इनोवेटिव आइडियाज इन योर हेड कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। But the ground reality is quite different in Karachi, especially when there are so many electronic engineers, like 1,000 engineers graduating every year. So that's like a ground reality, and you are one of them. Not, you are not the special one. You are just one of them. तो उसके बाद फिर मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की। मुझे याद भी नहीं, मैंने एक सुई गैस में इंटर्नशिप की थी, मैंने पीटी सन में इंटर्नशिप्स की, उसके बाद जस्ट लिटिल इंटर्नशिप्स, 1 month इंटर्नशिप, जस्ट गेट ना कि वो फीलिंग आ जाए मुझे रियल उसकी। बट स्टिल मुझे एक प्रॉपर जॉब लैंड करने में काफ़ी टाइम लगा। एंड इवेंचुअली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जब मुझे लगा कि अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस बैकग्राउंड सपोर्ट इंजीनियर की फील्ड में, जहाँ पर मुझे सिर्फ ट्रबल शूटिंग करनी है। तो यू नो व्हेन यू गेट आउट, you think you will be this innovative engineer, you will be designing things, but at the end you will just end up being the support guy who are just fixing a little things, or just making wire connections. तो I don't wanted to end up that guy. और ऑब्वियसली उसमें पैसा भी कोई इतना खास नहीं मिलता यार, ऐसा नहीं है कि पैसा होता तो मैं शायद कर लेता वो भी। लेकिन इवेंचुअली फिर मेरा जो कैरियर था वो शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इस तरफ जो है ना मैं चला गया था। तो आई स्पेंड अराउंड 4 years टूवर्ड्स दैट फील्ड पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली मेरा गोल हमेशा से ये था कि मुझे मास्टर्स करना है और मुझे अपनी फील्ड के अंदर फिर से वापस आना है। एंड जर्मनी प्रोवाइडेड मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो इन 2013 आई डिसाइडेड कि मुझे मास्टर्स करना है। 2014 में मुझे पता चल गया था कि जर्मनी इज द राइट प्लेस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेंसेस, माय फाइनेंसेस, जो मुझे फील्ड चूज करनी है। 2014 में मुझे ऑलरेडी पता था कि मैं जर्मनी ही जाऊंगा। तो इट टुक मी 1 year सब ऑप्शंस के अंदर मुझे पता चल गया था। एंड 2017, so it took me 3 years to get all my finances straight, all my degrees straight, my certificates straight, my English language skills straight, just to make sure कि मैं एक डिग्री चूज कर सकूं और उसमें मैं अपना आगे मास्टर्स कर सकूं। और 2017 में मैं फिर जर्मनी आ गया था। और यहाँ पर मैंने जो डिग्री की थी वो थी कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, व्हिच वाज लाइक अ मिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। आई वांटेड टू डू समथिंग मोर देन इलेक्ट्रॉनिक्स, जस्ट इन केस कि मुझे फिर से पाकिस्तान आना पड़े, तो आई डोंट वांटेड टू एंड अप इन द सेम प्लेस जो मैं पहले बैचलर्स में था। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटेशनल। लेकिन मेरा फिर मेजर जो था वो मशीन लर्निंग की तरफ हो गया था, क्योंकि मशीन लर्निंग वाज ग्रोइंग एट दैट टाइम। अभी भी स्टिल अ ग्रोइंग फील्ड।
और फिर अब जो मेरी जॉब है, इट्स ऑल्सो अ मिक्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सो इट्स अ वेरी नाइस ब्लेंड। तो मैंने जो बैचलर्स में किया था, मुझे आई गॉट द चांस टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, और जो मैंने मास्टर्स में किया था उसका भी मुझे चांस मिला, क्योंकि इट्स अ ग्रोइंग फील्ड, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस प्लेइंग अराउंड, एंड आई गॉट अ चांस माशाल्लाह टू वर्क ऑन बोथ ऑफ इट इन माय करंट जॉब। सही है, नाइस इंट्रोडक्शन। हारिस, मुझे एक चीज और बताना कि जब आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो क्या रीजंस है कि इंजीनियरिंग, मतलब आपने जो आपकी मोटिवेशन क्या थी इंजीनियरिंग स्टार्ट करने की, जो आपने इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट की? आई थिंक पहली मोटिवेशन तो ये थी कि मुझे पता था कि आई एम नॉट अ कॉमर्स गाय। तो मेरे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में देयर ओनली टू थिंग्स जो आपके जहन में आती है, एक कॉमर्स होती है और एक इंजीनियरिंग होती है या मेडिकल होता है। तो मेडिकल का तो मैं बिल्कुल। कभी, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था, तो मैंने नाइन्थ के अंदर से मैंने प्री इंजीनियरिंग लिया था। तो बायो तो मेरे पास था ही नहीं बेसिकली। तो हमारे स्कूल में बेसिकली होता था कि जो अच्छे मार्क्स आते थे उसको साइंस मिलती थी, या प्री साइंस मिलती थी, क्या बोलते, कंप्यूटर साइंस कहते हैं, और जिसके कम मार्क्स आते थे उसको बायो मिलती थी। तो ये सीन था। तो क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स थे 8 के अंदर, तो मुझे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर साइंस में लगी थी। तो मेरा डेवलप ही फिर मैं ऐसा हो गया था कि अच्छा मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो हम लोग के लिए फिर बायो ऐसा था कि यार जिसके कम मार्क्स होते हैं वो बायो में जाते हैं, जबकि इस ज्यादा वे अराउंड जब आप एक्चुअल फील्ड में आते हो तो यू नो कि बायो के बंदे ज्यादा आपसे अच्छे कैपेबल होते हैं। तो इट वाज ज्यादा वे अराउंड इन माय स्कूल। तो मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड का था, तो फिर उसमें फिर आपके पास दो ही फील्ड रह जाती है, क्योंकि आपने बायो पढ़ा नहीं होता है, यू कैन नॉट जस्ट गो इनटू बायो फील्ड, आपको कुछ आइडिया ही नहीं होता। यू कैन आइदर गो इनटू कॉमर्स फील्ड, जो कि अक्सर लोग जाते हैं, और यू कैन आइदर गो इनटू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंसेस और प्री इंजीनियरिंग, व्हिच आई डिड बेसिकली। तो मेरा मोटिवेशन इतना था कि आई न्यू कि मुझे अकाउंटिंग कॉमर्स का कुछ नहीं आता, तो आई कैन नॉट डू दिस। फॉर मी इट वाज वेरी क्लियर कि आई विल बी इन दिस इंजीनियरिंग फील्ड फॉर एटलीस्ट सम टाइम। सही सही। अच्छा, ये एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तरफ इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारी जो ऑडियंस है वो नॉर्मली एज ग्रुप 26 से लेकर 45 ईयर्स तक की एज का ज्यादा ओके। हमें यूज करता है। तो मैं जो पॉलिटिक्स में चाह रहा हूँ कि व्यूअरशिप, मतलब ऑडियंस के लिए ज्यादा वो वैल्यू क्रिएट करे कंटेंट। इंजीनियरिंग इतनी पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग इतनी अंडर वैल्यू हुआ है, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो इंजीनियर्स अभी इस पर जो काम कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग के अंदर काम नहीं कर रहे, लेकिन बाकी सारी फील्ड्स काम। अब मैंने बैंकिंग में काम किया तो उसके अंदर भी इंजीनियर्स, पता नहीं कैश के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर, पता नहीं इंजीनियर्स पे काम। फिर मैं बात करता हूँ कंटेंट मार्केटिंग वगैरह मैंने स्टार्ट की 2018 के अंदर, वहां पर सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं क्योंकि जॉब नहीं मार्केट के अंदर। इसलिए वो बोले भैया ब्रेड बटर तो चलाना ही करता, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिलहाल जब मिलेगी तो चलेगी। और वो कहीं नहीं मिली, वो वहीं बैठे हुए थे, मैं चला गया लेकिन वो बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग की थी अंडर वैल्यू, हालांकि इंजीनियरिंग के अंदर बहुत दिखते हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मटेरियल है, पता नहीं क्या क्या चीजें है, ऑयल एंड गैस है। तो क्या रीजन है? इंडस्ट्रीज कम इस वजह से, या इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, क्या रीजन है? आई थिंक पहले तो भाई मैं इसका एक अच्छा पॉजिटिव जवाब दूंगा कि अभी भी इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू से टू माय सेल्फ, कि अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वी कैन गो इनटू एनी फील्ड। हम मीडिया में भी चले जाते हैं, अक्सर मीडिया के एक्टर्स जो है वो भी बिल्कुल ऐसे ही इंजीनियरिंग करके बैठे ऐसे हुए हैं। बट ये ऑब्वियसली द ग्राउंड रियलिटी ऐसा है कि पाकिस्तान में एक टाइम पे आई गेस अर्ली 2010 के आसपास जो जब कंप्यूटर बूम चल रहा था और यूएस के अंदर थोड़ा क्राइसिस आया था, उसके बाद अगेन से वो बड़ा मार्केट ग्रो होना शुरू हुई थी। तो उस वक्त कंप्यूटर्स की बहुत वैल्यू हो गई थी। इट्स लाइक कि भाई एवरीवन वांटेड इंजीनियर्स। तो यूनिवर्सिटीज रियलाइज कि भाई हमें और इंजीनियर्स चाहिए, देयर वर मोर इंडस्ट्रीज ओपनिंग इन पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है कि अब आपके पास 100 इंजीनियर्स चाहिए, कल 200 चाहिए, फिर 300 चाहिए, बट एट वन टाइम यू डोंट नीड एनी मोर इंजीनियर्स, ऑलरेडी देयर स्टेबल मार्केट हो चुकी है। लेकिन यूनिवर्सिटीज ही। इंजीनियर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी ऑब्वियसली, राइट। तो पाकिस्तान के साथ तो दो चीज हुई है कि ना सिर्फ ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई है इंजीनियर्स की, बट जो रिक्वायरमेंट थी वो कम होनी शुरू हो गई है। इंडस्ट्री शिफ्ट होना शुरू हो गई पाकिस्तान से इंडिया में, चाइना में। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज काफी श्रिंक हुई है, काफी मेजर कंपनीज बंद हो गई है। जीमेंस एक बड़ी कंपनी है, वो बंद हो गई थी। वो तो मेरे जब मैं पाकिस्तान में था तभी बंद हो गई थी। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी। जब जीमेंस इतनी बड़ी कंपनी बंद हो सकती है, तो ऑब्वियसली छोटी कंपनी होगी, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया होगा पाकिस्तान में। तो आई कैन इमेजिन कि बहुत सारा जो रेशो था, जो डिमांड की वो कम हो गई थी, बट सप्लाई कमी नहीं हो रही है पाकिस्तान में इंजीनियर्स की। जैसे इन माई टाइम 1000 के करीब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर निकले, मैकेनिकल अलग है, कंप्यूटर साइंस के अलग है। तो यही बात है कि जो फील्ड थी वो इतनी ग्रो नहीं हुई पाकिस्तान में जितनी हमारे पास सप्लाई थी। एंड इवेंचुअली मोस्ट ऑफ अस including me ended up being in different fields which were not engineering related field basically। सही है। और ये टर्न अच्छा, आई थिंक अभी भी चल रहा है पाकिस्तान में। फील्ड जो है वो इतनी ग्रो नहीं की है, लेकिन ऑब्वियसली यू विल हैव सप्लाई ऑफ इंजीनियर्स, कुछ ना कुछ तो बच्चे पढ़ेंगे बैचलर्स में। तो ये सीन। ओके। सही। अभी अगर मैं बात करता हूँ 2023, और ओके। अगर मैं नेक्स्ट 5 से बात करता हूँ, तो
विद इन ग्लोबली में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ग्लोबली है अभी इस वक्त। ग्लोबली में बात करना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ, शायद आप ग्लोबली ज्यादा अच्छा आंसर कर सकते हो कि नेक्स्ट 5 ईयर से नेक्स्ट 4 ईयर्स की मैं बात करता हूँ तो इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इस वक्त इंटरमीडिएट ए लेवल्स कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कैसा है? आप जर्मनी कॉन्टेक्स्ट की बात कर सकते हो, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात कर सकते हो, अगर पाकिस्तान का आइडिया तो उस कॉन्टेक्स्ट की बात कर सकते तो मेरे ख्याल से एक तो ये है कि अभी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इंजीनियरिंग इज अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। अभी भी बहुत इनोवेशंस हो रही है। यूएस, जर्मनी आई वुड से पीक पे हैं। जर्मनी इटसेल्फ मुझे इतनी जॉब्स दिखती है जो बिल्कुल बिल्कुल मेरे बैचलर से रिलेटेड है। जो मैंने बैचलर्स में पढ़ा है, इट्स हैपनिंग हियर। तो मुझे कभी पर अफसोस होता है कि मैंने वही चीज़ कंटिन्यू क्यों नहीं की, मैं बड़ी अच्छी जॉब्स पे होता। तो जर्मनी भी बड़ा अच्छा मार्केट है। और आई थिंक पाकिस्तान में जब मैं भी काम कर हैं। एक रहा था तो सवाल मैं पाकिस्तान, सॉरी सॉरी या मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक सवाल इसी से रिलेटेड है कि अगर पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की हुई है तो जर्मनी में डिमांड है, या जर्मनी से इंजीनियरिंग की है तो जर्मनी में? आई थिंक बोथ बोथ जर्मनी वालों को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा, ठीक। आप उनके लिए उनको यूनिवर्सिटी का नाम दिखता है। अक्सर ऐसा भी होगा कि आप उनसे ज्यादा अच्छा स्टैंड करेंगे, क्योंकि जर्मनी वाले जो है ना वो थोड़े दे आर मोर लाइक हाउ डू यू से, यू नो, दे आर वेरी लाइक बुकिश टर्म्स ना, लकीर के फकीर जैसे हम कहते हैं। तो अगर उन्होंने देखा है कि आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है और उनके किसी बंदे के पास डिप्लोमा है, तो दे विल कंसीडर यू एज हायर इन इन क्वालिफिकेशंस देन दैट डिप्लोमा। जबकि हमें पता है कि अभी उसने डिप्लोमा किया, उसको भी काम अच्छा ही आता होगा। और लेकिन उनके लिए अगर यूनिवर्सिटी का टैग है तो यानी भाई उसने यूनिवर्सिटी में 4 साल लगे हैं, ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ द फील्ड, तो वो बड़ा अच्छा रिगार्ड करते हैं। बट ऑब्वियसली ओके, दे नो के रैंकिंग्स होती है यूनिवर्सिटी की, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, दे नो दैट फैक्ट। लेकिन उनके लिए अगर आपके पास 4 साल का किसी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, दे थिंक इट्स अ बिग थिंग, सो दे वैल्यू दिस थिंग। सही। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट ने ए लेवल्स कर लिया, ठीक है, और अगर वो जर्मनी आना चाहता है, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस होगा? और ओके, अगर किसी ने डिग्री की है 4 इयर्स की और फिर अगर वो जर्मनी आना चाहता है, उसके क्या प्रोसेस? I think जर्मनी की process कॉन्टेक्स्ट more or less तो same ही है. Masters is far simpler, I would say. For me, for many other people, like 90% of the people who come to Germany come after their graduation bachelor's degree and they apply for a master's degree. So that's a far simpler process. बैचलर्स जैसा आपने कहा कि ए लेवल्स करके कोई बंदा आता है तो यानी वो फिर वो बैचलर्स डिग्री के अंदर एनरोल होगा। तो दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें आई थिंक जर्मनी में बैचलर्स कोर्सेज आर क्वाइट मैनी बैचलर कोर्सेज आर इन जर्मन। तो आपको फिर लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा पहले। तो आप एक डेफ टेस्ट होता है, टेफ डेफ या टेस्ट डेफ ऐसा कुछ होता है, वो आपको देना पड़ेगा। फर्दर आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है या ब्लॉक अकाउंट है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें 2 साल के अकाउंट्स अपने सबमिट करवा रहे होंगे। और एक दो और भी कुछ है मेरे ख्याल से, उसमें आपके एंट्रेंस के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि मास्टर्स में नहीं होता, क्योंकि मास्टर्स की समझो, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो यू हैव द इक्विवेलेंट डिग्री एज देयर जर्मन डिग्री। लेकिन अगर आप ए लेवल से आते हो या अगर आप सेन बोर्ड से आते हो तो उसकी इक्विवेलेंसी जर्मनी में आ नहीं पड़ती है, कि उनका जो स्कूलिंग सिस्टम है आपके स्कूलिंग सिस्टम से मैच नहीं होता। तो फिर आपको एक वो टेस्ट देना पड़ता है, एडिशनल कोर्सेज क्लियर करने पड़ते हैं, देन यू गेट द एडमिशन हियर इन बैचलर्स। तो बैचलर्स ओके, कंपैरेटिवली मास्टर्स से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगेन अगर आप टाइम देते हो, अगर आप स्टडी करते हो कि कैसा पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, तो यू कैन स्टिल डू इट। मास्टर्स सही। थोड़ा निस्बतन सिंपलर है। ठीक है, अच्छा, अभी इसी सवाल में 2 सवाल बनते हैं। एक तो ये कि लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज सीखना इज़ इट नेसेसरी? मैं इसमें वो बैचलर्स के लिए बात कर रहा हूँ और डिग्री के लिए भी, और मैं बात करूँ जॉब मार्केट में भी, अगर किसी ने पढ़ाई के लिए जॉब करना है। तो ये एक तो ये, और दूसरा ये कि जो आपने बताया कि बैंक स्टेटमेंट वाला, तो बैंक स्टेटमेंट में कितना अमाउंट शो करना पड़ता है ओके अगर आप जर्मनी के लिए वीजा के अप्लाई करें? ओके, तो अगेन जर्मन इज नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी, बट हाईली रिकमेंडेड। वैसा वाला सिनेरियो है कि अगेन जर्मनी टर्न हो रहा है थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के बाहर हो तो आपको बहुत मुश्किल आएगी यहाँ पर जॉब सर्च करने में इफ यू डोंट हैव जर्मन स्किल्स। इवन मेरा ऐसा बंदा है जो कि बड़ा मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं घुसा हुआ हूँ और मेरी बड़ा डोमेन है मेरा, लेकिन मुझे भी मसले आए हैं काफ़ी हद तक जर्मन के, मेरे मेरे ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं। तो काफ़ी कंपनीज आपको बताती हैं कि आपको जर्मन आनी चाहिए अच्छी, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इट्स नॉट मैंडेटरी बट हाईली रिकमेंडेड। मैंडेटरी कब हो जाएगी? जब आपने कोई कोर्स ऐसा लिया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि यू विल नीड टू हैव सम जर्मन स्किल। जैसे मैंने कहा बैचलर्स के अंदर, इवन मास्टर्स डिग्री है जो कि बायलिंगुअल होती है, जिसमें कुछ कोर्सेज जर्मन के अंदर है। तो ऐसे कोर्सेज के अंदर वो बड़े हाई फाई कोर्सेज, इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं वो, बड़े स्पेसिफाइड डोमेन के अंदर होते हैं वो कोर्सेज। लेट्स सपोज ऑटोमोटिव ड्राइविंग के अंदर या ऑटोनोमस व्हीकल्स के अंदर होंगे वो कोर्सेज। तो उसके अंदर कुछ इलेक्टिव जो होंगे वो जर्मन के होंगे जो आपको करने हैं।
अब ऐसे कोर्सेज के अंदर आपको अगर आना है तो फिर यू नीड टू शो सम जर्मन स्किल्स, तो तब फिर वो मैंडेटरी बन जाती है, वरना ओवरऑल इफ यू वांट टू कम टू जर्मनी इट्स नॉट मैंडेटरी। सही है, सही है। अच्छा, किन फील्ड्स की डिमांड जर्मनी में ज़्यादा है? अगर मैं बात करता हूँ एजुकेशन, किन फील्ड्स की डिमांड है? मतलब क्योंकि अभी मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ एआई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, तो हर फील्ड पे एआई का ही रूल निकल रहा है, बहुत सारी फील्ड में कर रहा है, बहुत सारी फील्ड में अभी एक्सपेक्टेड है कि 2-3 साल में काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी बढ़ते अंदर। तो किन फील्ड्स की डिमांड ज़्यादा है? अभी किस फील्ड्स की मोस्ट ऑफ अच्छी हाई पेइंग जॉब जाती है अगर आप जर्मनी में ये स्टार्ट करते हो? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको हर कोई बोलेगा वो है बेसिकली आईटी डेवलपमेंट, आईटी सपोर्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर इज ऑब्वियसली डिफरेंट, बट आईटी और सॉफ्टवेयर की बहुत जॉब है जर्मनी के अंदर, इज एवर ग्रोइंग, एवर इंक्रीजिंग जॉब्स मार्केट है। तो अगर आप इन फील्ड्स के अंदर हो तो बड़ी अच्छी जॉब्स हैं आपके अंदर। बाकी इसके अलावा भी अगर आप इंजीनियरिंग के किसी भी सेक्टर में हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एवियोनिक्स, तो आई थिंक यू विल गेट अ गुड जॉब इन जर्मनी। अगेन कुछ जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर यू विल हैव टू हैव सम जर्मन स्किल्स आल्सो, ज्यादातर इलेक्ट्रिकल के जॉब जर्मन लैंग्वेज के साथ आती हैं वो जॉब। इसके अलावा अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर हो, जर्मनी के अंदर बहुत अब मेडिकल की रिक्वायरमेंट हो गई है, दे नीड नर्सेज, दे नीड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, दे नीड साइकेट्रिस्ट, दे नीड साइकोलॉजिस्ट। तो ये जॉब्स बहुत ही हाई डिमांड के अंदर है, मतलब इसका कोई कंपेयर ही नहीं है। हम लोग इंजीनियर्स जो हैं वो अब काफी कम हो गए, मतलब काफी हैं उनके पास, दे नीड मोर मेडिकल स्पेशलिस्ट। बट अगेन मेडिकल की फील्ड ऐसी है जो कि नीड प्रॉपर फ्लुएंट जर्मन स्किल्स। तो अगर आप इस फील्ड के अंदर आते हो, यू हैव टू नो कि एट द एंड अगर आपके पास जर्मन स्किल्स नहीं है, डजंट मैटर हाउ क्वालिफाइड पर्सन यू आर, यू वोंट बी एबल टू गेट इट, बिकॉज आपको जो इंटरेक्ट करना है वो कस्टमर से करना है, और कस्टमर्स कुड बी जर्मन, कुड बी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, सो यू हैव टू हैव दीस स्किल्स। अच्छा, ये मेडिकल के अंदर थोड़ा सा ये बताना कि मेडिकल के अंदर डॉक्टर्स की बात कर रहे हो या नर्स की बात कर रहे हो? No matter whatever you are. So again, अगर अच्छा, आप डॉक्टर भी हो, you can do some, I think एक सर्टिफिकेशन होती है जो आपको यहाँ पर करनी पड़ती है, अगेन दैट्स इन जर्मन। आप एक जर्मन एग्जाम देना पड़ेगा, आई थिंक दो एग्जाम देने पड़ते हैं शायद, एक बेसिक होता है और फिर एक आपके वो स्पेशलाइज फील्ड का एक एग्जाम होता है जो आपको देने पड़ेंगे, एंड देन यू कैन एंटर द जर्मन मेडिकल मार्केट ऑल्सो। सो इट्स पॉसिबल, बट अगेन वो अक्सर लोगों के लिए वो टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता जितना जर्मन सीखना मुश्किल होती है, तो अक्सर वो लोग वहां रह जाते हैं, क्योंकि वो फिर वो जर्मन नहीं होती जो मुझसे डिमांड करेंगे। मुझसे जो जर्मन डिमांड होती है वो बेसिक जर्मन या स्पीकिंग लेवल पे जर्मन होती है। जो मेडिकल से डिमांड होती है वो फिर बिल्कुल फ्लुएंट जर्मन होती है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोस टर्मिनोलॉजी, जो जो डॉक्टर्स आपस में जिस तरह से बात करते हैं या जो मेडिकल टर्म्स होती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ना। तो फिर अलग इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन भाई इफ यू कैन मास्टर दिस थिंग, you are you are as good as any doctor in Germany. सही सही, ठीक है। एक चीज और इसी से रिलेटेड सवाल है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जर्मनी में कैसी है? सस्ती है, महंगी है? और इस चीज में कि अगर एक पर यहाँ से बंदा जा रहा है तो उसको कितने, मतलब उसको कितना फाइनेंस होना चाहिए? अगर मैं अगर समझता हूँ कि मुझे 3 महीने तक मुझे जॉब नहीं मिली, तो मुझे मेरे पास कितना फाइनेंस होना चाहिए कि मैं ग्रोसरी वगैरह खरीदी, हाँ जी, रेंटल वगैरह? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं कि जर्मनी इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रीज इन यूरोप। तो अगर आप जर्मनी आते हो, अगर आप पाकिस्तान से आते हो तो ऑब्वियसली आपको महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप और यूरोपियन कंट्री से भी कंपेयर करो, इटली, स्पेन वगैरह से, तो जर्मनी स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज इन यूरोप, आई थिंक आफ्टर यूके। यूके से थोड़ी सस्ती है लेकिन वैसे बहुत एक्सपेंसिव है। आई थिंक डेनमार्क, स्वीडन भी काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन जर्मनी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो एक्सपेंसिव तो है, और द मोस्ट एक्सपेंसिव जो चीज आपको लगेगी वो आपको रेंट लगेगा। तो आई थिंक आपका जो सैलरी का 1/3 पोर्शन है वो आपके रेंट में निकल जाता है। तो 1/4 से 1/3 तो सिर्फ आपका रेंट निकल जाता है, बाकी डाइनिंग आउट इज वेरी एक्सपेंसिव, और इंश्योरेंस जहाँ पर होती है, मेडिकल इंश्योरेंस, वो एक्सपेंसिव है यहाँ पर। तो ओवरऑल जर्मनी जो वो सोशल सिस्टम अपना बनाया हुआ है वो ऐसा है कि यू एंड अप पेइंग लाइक 40% टैक्सेस या 35% टैक्सेस ओनली, which makes it a very expensive country ना। तो आपके पास एंड ऑफ द डे इवन आप अगर आप 1 लाख या 10 लाख भी कमा रहे हो, आपके पास वो वैल्यू आपको नजर नहीं आएगी आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर, दैट्स बिकॉज कि आपने वो इतना सारा टैक्सेस के अंदर ऑलरेडी पे कर दिया। तो दैट्स वन थिंग। लेकिन अगेन आप कमाते भी फिर उसी हिसाब से हो, तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि वो कह रहा हो कि मेरे एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे। ज्यादातर लोग एटलीस्ट हैंड टू माउथ या कुछ सेविंग्स के साथ तो रह ही लेते हैं। तो जर्मनी पेज ऑल्सो गुड सैलरीज। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पर, तो यू हैव टू हैव अ ब्लॉक अकाउंट, जिसकी मेरे ख्याल से आपने बात की थी। तो ब्लॉक अकाउंट के अंदर आप ऑलरेडी अपना 1 साल का जो एक्सपेंस है वो ऑलरेडी उसके अंदर सेव करते हो।
तो द जर्मन गवर्नमेंट वांट यू टू हैव दिस इंश्योरिटी, दिस सिक्योरिटी के यू विल बी एबल टू फाइनेंस योरसेल्फ फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, जिसमें आपको जॉब ना मिले अगर। तो जब आप यहाँ आते हो तो आप जॉब नहीं करते स्टार्टिंग में, कोई ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए ताकि अपनी स्टडी पर फोकस कर सको, और फिर 6-8 महीने बाद अपनी ना जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हो। तो ये ऑलरेडी है फाइनेंसेस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, जो कि अराउंड आपको अभी मुझे लगता है शायद 12,000 यूरोज हो गए। तो अगर आपको जर्मनी आना है तो आपको 12,000 यूरोज पहले जर्मन बैंक में सबमिट करवाने पड़ेंगे, और जब आप यहाँ आओगे देन यू कैन विड्रॉ सम मनी एवरी मंथ, 1 साल तक। अच्छा, ठीक है, और काफी क्लैरिफिकेशन हुई। सर कभी ऐसी होती है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पता लगता है कि 1 साल 2 साल रहने के बाद नहीं, ये कंट्री लॉन्ग टर्म रहने के लिए नहीं है, फैमिली के लिए नहीं है, या बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं अभी कोट नहीं करना चाहता, बट अगर मैं पेरेंट एग्जाम्पल लेता हूँ तो 1-2 साल के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप फैमिली लाइफ वगैरह मुझे समझता है कि सही है। तो जर्मनी कैसी कंट्री है, अगर इसको नेक्स्ट 5 ईयर से 10 ईयर देखें तो फैमिली के साथ रहने के काबिल है, रह सकते हैं लोग, और अगर मतलब कोई मैरिड है और उसके बाद उसको जॉब अर्न के लिए इसके लिए जाना है तो उसका क्या प्रोसेस, का प्रोसेस सेम है जो कि एक सिंगल है या डिफरेंट है, क्योंकि उसकी जाहिर स्पाउस भी है, इसमें डिपेंडेंट्स भी है। बिल्कुल। तो पहली बात कि जर्मन गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट करती है मैरिड लाइफ को, या अगर आपके बच्चे भी हैं तो उसको अच्छा सपोर्ट कर रही है। तो इट्स लाइक अ बेटर थिंग कि अगर आप मैरिड हो यहाँ पर, आपके टैक्सेस कम हो जाते हैं, यू गेट एडिशनल पे, अगर आपके बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट, चिल्ड्रन सपोर्ट आपको मिलती है। तो जर्मनी एज अ वेरी नाइस सोशल सिस्टम जिसमें वो सपोर्ट करती है एक फैमिली लाइफ को, दे वांट कि यू हैव फैमिली, यू हैव मोर किड्स। तो ये अच्छी बात है। तो अगर आपकी वाइफ भी आपके साथ है तो भी इट्स द सेम प्रोसीजर। अगर तो आपके पे डिपेंडेंट है तो शायद वीजा में कुछ मसले होंगे, दे आस्क के भी आप उसको फाइनेंस कैसे करोगे। बट इफ यू आर एबल टू शो कि भी मेरे पास थोड़ी बहुत जॉब है, पार्ट टाइम काम करता हूँ, आई कैन डू इट, मेरे पास रहने की जगह है, उसमें रह सकता हूँ, तो उसमें मसला नहीं होगा। वो यहाँ आ जाती है, उसके बाद यू कैन फाइंड फॉर अ जॉब। बट द थिंग इज कि आपके टैक्सेस काफी कम हो जाते हैं उसके बाद ना, 40% से यू गो अप टू 33%, विच इज क्वाइट अ नाइस डिडक्शन। तो ये अच्छी बात है। तो अगर आप एज अ फैमिली लाइफ देखते हो जर्मनी में, तो आई थिंक इट्स बेटर देन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। मैं ऑस्ट्रिया भी गया था, ऑस्ट्रिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऑस्ट्रिया में अगर आपकी वाइफ आती है तो भी यू हैव टू पे द सेम टैक्सेस। अगर आपके बच्चे भी हैं, यू वोंट गेट दैट मच सपोर्ट जो जर्मनी देती है आपको चिल्ड्रन केयर पे। तो जर्मनी ओवरऑल हैज अ वेरी नाइस फैमिली केयर सपोर्ट सिस्टम। जहां बात रही कि आप 5-10 साल में यहाँ रह सकते हो कि नहीं रह सकते, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे पाकिस्तानी को ऐसा लगता है कि ये जर्मनी जो है वो एक शॉर्ट टर्म स्टे प्लेस है हमारे लिए, एंड इवेंचुअली वी वांट टू गो समवेयर टू कनाडा और यूएस, जहाँ पर हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा दिखती है। तो आई थिंक जर्मनी में, क्योंकि अभी पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, वी आर ओनली द सेकंड जनरेशन इन जर्मनी, जबकि यूके में 4 जनरेशन आ गई हैं, यूएस में 4 जनरेशन आ गई हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी वाइब्रेंट नहीं है, यू वोंट सी दैट मेनी सिमिलर फेसेस इन जर्मनी। तो माइट भी आपको थोड़ा सा ना वो डिस्कनेक्ट फील होता है अपने कल्चर से, अपने फूड से, अपने लोगों से। तो अगर इफ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, तो देन समटाइम्स यू फील कि यार मैं जरा कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ऑल्सो। लैंग्वेज इज अ वेरी बिग थिंग। अगर आपकी स्पाउस को लैंग्वेज नहीं आती है, आपको लैंग्वेज नहीं आती है, यू वोंट बी एबल टू इंटीग्रेट इनटू जर्मन लाइफ एट ऑल। नॉट एट ऑल, बट एट टू सम डिग्री यू वोंट फील दैट डिस्कनेक्ट। तो लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। कनाडा में, यूएस में यू नो कि इंग्लिश चलती है, तो वहाँ इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये एक फैक्टर है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, आपको अपने बच्चे अगर बड़े करने हो यहाँ पर, एंड यू नो द लैंग्वेज, यू नो पीपल, यू नो हाउ टू इंटीग्रेट, यू हैव गुड सोशल स्किल्स, आई थिंक जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ टू रेज योर फैमिली। सही। अच्छा अच्छा, क्या क्या किस लेवल पे आनी चाहिए जर्मन लैंग्वेज कि आप सर्वाइवल कर सको, लोगों से बात कर जर्मन सको? लैंग्वेज आई थिंक आपको लेवल होते हैं, A1 A2 से लेके C1 C तक होते हैं। तो 6 लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो अगर आपको सही। B1 तक आती है, दैट्स लाइक कन्वर्सेशनल लेवल, मतलब 3 लेवल तक इंटरमीडिएट अगर आते लेवल। हैं तो प्रोसेस। B1 तक अगर आपको आती है तो आपका वीजा प्रोसेस भी हो जाएगा, आपको बात करने भी आती है, आपका कोलीग से भी आप बात कर सकोगे। B1 इज लाइक यू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यू कैन मेक बेसिक कन्वर्सेशंस। B2 थोड़ी और हायर कन्वर्सेशंस, एंड देन C1 तो फ्लुएंट के अंदर ऑलमोस्ट आना शुरू हो जाती है कि यू अंडरस्टैंड इडियम्स आल्सो एंड व्हाट नॉट। तो अगर आपको 3 लेवल्स भी अगर आपने जर्मन आपने सीख लिए सही से, या आपको आप उस कन्वर्सेशन लेवल पे आ गए हो, देन इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट ना। ताकि अगर आपके पास कोई डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स है, यू कैन गो देयर, यू कैन एक्सप्लेन व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाउ यू कैन एक्सप्लेन। तो अगर आपको जरा भी जर्मन नहीं आती है, यू विल एंड अप इन अ डिफिकल्ट सिनेरियोस वन वे और द अदर। सही, गॉट टू पॉइंट। एक सवाल और है, मैं मिस आउट किया था पहले, वो ये कि
जर्मनी के अंदर बहुत सारे लोग जो मतलब कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स का जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज है बिकॉज दे आर फुली फंडेड। मैं समझता हूँ और मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ है। तो इसका क्या क्राइटेरिया, सारी यूनिवर्सिटीज फ्री हैं या कुछ परसेंट देना पड़ता है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का क्या, प्राइवेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये मुझे थोड़ा सा क्योंकि अगर बहुत सारे बिल्कुल लोगों का तो मतलब हर किसी के गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हो सकता, ये भी बहुत ज्यादा बिल्कुल वो बात है, रियलिस्टिक बात है। तो ऑन द अदर हैंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव कितनी, कि वो ऐसा है कि वो मैनेज हो सकता है? डिपेंड्स आपका आपका जैसा कि मैंने बोला 11,000 अगर आपको टोटल कॉस्ट देनी है आपके ब्लॉक अकाउंट के लिए फॉर 1 ईयर। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे चार्ज 11,000 फॉर 1 सेमेस्टर और 1 or 2 सेमेस्टर फॉर 1 ईयर, तो दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव जो प्राइवेट है, क्योंकि सीन सारी है कि एजुकेशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव इन जर्मनी। द ओनली थिंग इज इट इज सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो प्राइवेट है उनको सब्सिडी मिली नहीं है तो उन्होंने फिर वो फुल चार्ज आपसे ही लेनी है। तो पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है कम, मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत कम देखी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। मेजोरिटी आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि आपसे बहुत मिनिमम फीस चार्ज करती है, विच इज नॉट योर ट्यूशन फीस, विच इज लाइक एनरोलमेंट फीस और सेमेस्टर फीस ऐसी कुछ होती है जो कि आई गेस 250-300 यूरो होती है, विच इज अ वेरी मिनिमम अमाउंट। उसमें फिर आपको वो सारे जो आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो भी उसमें कवर हो जाएंगे, और भी कुछ रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट फीस होती है वो कवर हो जाती है। तो वो हम उसको फ्री कहते हैं क्योंकि ट्यूशन फीस नहीं होती कोई। मेन चीज होती है ट्यूशन फीस और एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो वो लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपसे चार्ज करते हैं, ट्यूशन फीस आपसे कोई लेते नहीं है वो लोग। तो इस तरह से तो ज्यादातर लोग जो जाते हैं जर्मनी उसी वजह से जाते हैं क्योंकि एजुकेशन इज फ्री। If you cannot land into a university which is free, so there's no point coming to Germany. Then you can go to USA if you have to pay the same amount. You can go to USA, Canada, where you don't have to worry about the language also. So if you are coming to Germany, that's because you get free education and high level free education. So if you cannot और land ये into a private, ये हर मतलब हर यूरोपियन कंट्री का फ्री मतलब वो है इटली या क्या है, सिर्फ जर्मनी में ही ज्यादा not मेन? her European country. I won't say her. I'm sure about Netherlands के Netherlands नहीं देती ये free education अच्छा, system. But Austria, Sweden, Denmark, Italy, Spain, बेल्जियम, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी ये हैं ये शेंजन स्टेट्स जो कि ये फ्री एजुकेशन देती हैं। जर्मनी भी इनमें से एक है और जर्मनी का भी कभी काफ़ी वाइब्रेंट सिस्टम है फ्री एजुकेशन का। तो ऐसे काफ़ी सारे जो सराउंडिंग सिटीज़ हैं जो बड़ी बड़े आपने नाम सुने होंगे सिवाय नीदरलैंड्स के, वो जो हैं वो देती हैं। सही, बढ़िया। अच्छा, एक सवाल और इसी से रिलेटेड है, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कन्वर्सेशन में चले जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यूएस की, कनाडा की, तो उसमें हमारा एक माइंड सेट होता है कि अगर एक पाकिस्तान से एक स्टूडेंट जा रहा है तो उसको 3-4 मंथ 5 मंथ उसको और जॉब्स करनी है, पेट्रोल पंप पे काम करना है, क्लीनिंग करनी है, सारी चीजें करनी है ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके, मीनवाइल उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो वो कर सके। जर्मनी के अंदर भी और जॉब्स का कॉन्सेप्ट है, या अगर आपने थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ी क्वालिफिकेशन है, देन फॉर अ गुड जॉब, या नहीं वहां पर भी और जॉब्स आपको 4-5 मंथ करनी है? और जॉब्स का तो कॉन्सेप्ट है लेकिन इट डजंट मैटर कि आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर तो आपके पास अच्छे वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स है, यू कैन गेट अ गुड साइड जॉब। लेकिन अब साइड जॉब की डेफिनेशन है ना कि वो साइड जॉब किस तरह की है। तो देयर आर आल्सो साइड जॉब जहाँ पर आप वेटर की जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आप क्लीनिंग की जॉब कर रहे हैं। मैंने फूड डिलीवरी की जॉब की है मैंने अपने स्टार्टिंग डेज के अंदर, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर के साइड पे नहीं था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का था और लैंग्वेज का भी थोड़ा मसला था। तो आई डिड दिस साइड हसल्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जो वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में होते हैं, दे गेट जॉब्स एज वेबसाइट डेवलपर्स ओनली, एज स्टूडेंट जॉब्स बट वेबसाइट डेवलपर्स। तो और लेकिन अच्छी बात सारी है कि यू अर्न ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो अगर इवन आप फूड डिलीवरी के भी पर्सन हो, आपने मिनिमम वेज से ऊपर ही कमाना है, या एटलीस्ट मिनिमम वेज तो कमानी है, विच इज अराउंड 12 यूरोज या 11 यूरोज है। स्टेट्स की अलग अलग होती है, तो मेरी स्टेट में उस वक्त 11 यूरोज थी। तो मैं स्टूडेंट जॉब पे भी 11 यूरो ही कमाऊंगा, और जो दूसरा बंदा है ही कैन ओनली और ही और शी कैन ओनली अर्न मैक्सिमम 13 यूरोज 14 यूरोज। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर आप और जॉब्स भी करते हो, यू आर वेरी वेरी वेल नाइसली ना इनटू द मार्केट, कि आप पैसे तो कमा ही लोगे इतने कि आप सर्वाइवल कर लो, अपनी रेंट वगैरह निकाल लो। सही। यहाँ पर मैं अपने ऑडियंस से बोलना चाहूंगा कि अगर वीजा प्रोसेस में अगर आप काम कर रहे हो, या आपका इंटेंट है कि आप जर्मनी जाओ, जर्मनी विजिट करो, या स्टडीज के लिए जाए, जॉब के लिए जाए, तो हमने एक पूरी कन्वर्सेशन की, इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी हो, कंसल्टेंसी की हेल्प चाहिए हो, किसी भी किस्म का आपको कोई प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी हो, कैन ऑलवेज रेफर टू
मिस्टर हारिस, मैं सारी इनकी जो डिटेल्स सारी मैं नीचे वीडियो के नीचे डाल दूंगा, इनका इंस्टाग्राम, इनका जो है वो फेसबुक का सब लिंक वगैरह और डाल दूंगा, तो किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज डिस्कस। हारिस, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताना ऑडियंस को कि क्या सर्विसेज दे रहे हो और किस क्या पैकेजेस हैं और तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोग वैसे ही इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद काफी इंटरेस्टेड होंगे डेफिनेटली होंगे, क्योंकि मेरी लास्ट पॉडकास्ट मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी लास्ट पॉडकास्ट थी यूके की, और फर्स्ट जो मेरी पॉडकास्ट थी, उसके बाद मुझे लोगों ने एरिया में पकड़ पकड़ के पूछा है कि मुझे प्रोसेस बता दो, मुझे प्रोसेस। मैंने बोला भाई मैं दोस्त था, गैस नहीं था, मैं आपको गैस की डिटेल्स दे देता हूँ और आप उससे मालूम करो। तो मुझे 3 से 4 लोगों ने पूछेंगे जर्मनी के बारे में, लोग आपसे पूछेंगे कि जर्मनी का बताओ मुझे। कंडीशन इस तरीके की है, पाकिस्तानी कंडीशन इस तरीके की है, हर कोई अपना करियर बनाना चाहता है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप यंग हो तो इट्स राइट टाइम कि आप वही बेनिफिट उठाओ जहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, बजाय आप अपनी टाइम वही लगाओ जो आपको पता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि अनसिक्योर फ्यूचर में आप अपना और अपनी फैमिली का मैं समझता कि इट्स अ गुड चॉइस। डेफिनेटली अगर किसी को फाइनेंस चाहिए, फंड्स हैं और अपॉर्चुनिटी है, लेकिन श्योरली मूव आउट करो। तो आप अपने बिजनेस के बारे में बताना कि क्या प्रोसेस है, क्या सारी चीजें हैं, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स में अगर आप मुझे बता सकते हो तो बताना, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में श्योर। तो बेसिकली द बिजनेस का नाम है वो है student360.eu। .eu is also important क्योंकि हम मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि यूरोप के दूसरे पार्ट्स के अंदर है, तो वी ट्राई टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर दीज आल्सो, बट जर्मनी हमारा मेन फोकस है। तो स्टूडेंट 360 का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हम 360 डिग्री सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को जो भी इंटरेस्टेड है जर्मनी या दूसरी कंट्रीज में आने के लिए। And the services could start from as simple as just discussing with you what you want, what are your goals basically, and deciding whether Germany is like the right place for you or not. क्योंकि जब मैं भी आ रहा था तो आई हैड ओनली जर्मनी इन माई माइंड, मेरे पास ज्यादा कोई ऑप्शंस थे ही नहीं। वो तो फिर यहाँ के पता चला कि अच्छा भाई देयर आर स्वीडन आल्सो, देयर इज बेल्जियम आल्सो, देयर इज इटली, देयर सो मेनी अदर डिफरेंट ऑप्शंस। आई डिडंट एक्सप्लोर दीस ऑप्शंस बिकॉज ऑब्वियसली ईच ऑप्शन टेक्स स्टडी, ईच ऑप्शन टेक्स इज टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई उसमें ऑप्शन में क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो वी ट्राई टू डू दिस सर्विस कि हम आपको पूरा एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करें जितना हमारी नॉलेज के अंदर है, कि हर जगह पे आपके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और व्हाट कोर्सेज आर गुड फॉर यू इन व्हाट सिनेरियो। सो जैसे आई नो कि जर्मनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज आर वेरी नाइस, but some courses are just offered in German languages. Most of some courses जो software engineering या software architecture से related है, वो जो अच्छे courses they are offered in German. So if you are willing to learn German, come to Germany. If you're not, then there are also other options जहाँ आप जा सकते हो। तो ये पूरा पैकेज हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली मुझे पता है मुझे 3 साल लगे हैं ये पूरा प्रोसेस करने के लिए, बिकॉज इट टेक्स टाइम कि आपको लेटर बनाना है, आपको मोटिवेशन लिखना है, आपको यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। और आप जब जॉब करो तो साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर लोग जॉब कर रहे होते हैं बैचलर्स के बाद, तो ये आपको टाइम काफ़ी हद तक आपको नहीं मिलता है। एंड आई स्टिल रिग्रेट कि मैंने अपने 1 साल से ज़ाया किया जस्ट बिकॉज मैंने अपनी डेडलाइन मिस कर दी थी यूनिवर्सिटी जिससे मुझे अप्लाई करना था। तो ये इसको देखते हुए हमने एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम ना स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि भैया if you want our services, if you want us to guide you, to write letters for you, communicate with the university, क्योंकि correspondence होती है, यूनिवर्सिटी आपसे कहती है कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ वापस प्रोवाइड करो, मोटिवेशन लेटर सही नहीं लगा वापस लिख के दो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हम ये आपके लिए कर सकते हैं। तो फ्रॉम A to Z whatever you need, अगर आपको कुछ थोड़ी सर्विसेज चाहिए वी प्रोवाइड दो सर्विसेज, इफ यू वांट द एंटायर पैकेज वी प्रोवाइड द एंटायर पैकेज। तो द सर्विसेज इज लाइक अप टू यू कि व्हाटएवर जितना आपको चाहिए उतना हम आपको दे सकते हैं। तो वी आर लाइक अ ग्रुप ऑफ 2 to 3 पीपल, हम सारे स्टूडेंट्स ही हैं जो इसी प्रोसेस के थ्रू आए थे, और हमने कुछ लर्न की हैं चीज़ें इतने साल अप्लाई करने में, फेल होने में, सक्सीड होने में। एंड क्योंकि हमने ऑलरेडी सिस्टम में रह चुके हैं हम अब इतने साल, तो हमें पता है कि भाई यूनिवर्सिटीज क्या डिमांड करती है, जॉब्स वाले क्या डिमांड करते हैं, रेज्यूमे कैसी दिखनी चाहिए। क्योंकि हम इतनी बार फेल हुए, हमने इतनी बार इतनी जगह पर अप्लाई किया, मैंने अपनी जॉब के लिए 100 सीवीज बनाई है, तो आई नो कि विद सीवी वर्क व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क। तो आपने बोला व्हाई नॉट वी गिव सर्विसेज टू अदर पीपल आल्सो एंड लेट अर्न अ लिटिल फॉर दिस आल्सो। नहीं, जो इस प्रोसेस से गुजरा होता है उसी को ज्यादा पता होता है कि वो किस तरह से गुजरा है, और क्योंकि जब आप एक हार्ड फेज से गुजरते हो तो बाद में आपके लिए चीजें गुजरती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपसे कोई कंसल्टेंसी लेता है या लेगा, डेफिनेटली उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। मुझे इतना तो मैं श्योर और बस हम चाह रहे कि जो गलतियां हमने की हैं, जो मैंने टाइम वेस्ट किया, बिल्कुल कंसल्टेंसी का रिलायबिलिटी नहीं है। आपको पता नहीं होता कि मेरे पैसे लेके क्या करेगा, या क्या सही लीगल वे से भेजेगा नहीं भेजेगा, तो ये भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। I should mention कि जर्मनी का जो प्रोसेस है, it's one of the easiest process. It's not so difficult as in Canada, I would say. मैंने कनाडा का भी देखा था प्रोसेस जर्मनी से पहले, obviously.
तो मुझे वो फिर डिफिकल्ट लगा था। जर्मनी इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट अगेन क्योंकि अब इतने लोग अप्लाई करें, इट हैज बिकम लिटिल डिफिकल्ट। फिर वो आपकी मेरिट पे बड़ी बात आती है, आपने किस तरह से प्रेजेंट किया अपने आप को, आपके रिज्यूमे, आपके मोटिवेशन लेटर्स, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, तो इट जस्ट मेक्स इट लिटिल डिफिकल्ट जब आपको सब चीजें एक साथ मैनेज करनी हो। एंड दैट्स वेयर वी कम एंड वी ट्राई टू टेक थिंग्स आउट ऑफ योर शोल्डर्स। सही। अच्छा, जॉब की बात है, एजुकेशन की बात है, बहुत ज्यादा हुई, थोड़ा सा अच्छा अपना अच्छा, मुझे अच्छा बताना अच्छा। कि ये शेंगेन वीजा का क्या क्या हुआ है, कितनी कंट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा ये कि शेंगेन वीजा के लिए पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं या जर्मनी में रह के अप्लाई करना होगा? Okay, so the thing is, there is no German visa. There is only Schengen visa. If you will come to Germany, you will get a Schengen visa automatically. If you ओके। go to Italy, you will get a Schengen visa. So there are like this umbrella of अच्छा, Schengen जर्मनी countries. का वीजा तो बस शेंगेन वीजा है, यू कैन अप्लाई फॉर। Exactly, exactly. सही है। Same goes for ओके। Austria. Same goes for Belgium. Same goes for any 27 of the Schengen countries. So 27 countries, I guess मेरे ख्याल से Schengen states जिसे हम कहते हैं, और उसमें से किसी का भी आपके पास अगर वीजा हो, इंक्लूडिंग जर्मनी, यू आर फ्री टू गो टू एनी ऑफ दीज 27 कंट्रीज, और जिसमें ऑलमोस्ट काफी विदाउट सारी वीजा, कंट्रीज आ जाती है या वीजा विदाउट होना है? वीजा। ये नहीं विदाउट विदाउट वीजा। वीजा। शेंजन वीजा इज बेसिकली योर वीजा टू गो टू एनी ऑफ दीज कंट्रीज। आप फ्रांस जा सकते हो, आप सही इटली है। जा सकते हो उस वीजा के अंदर। तो मेरे पास जो वीजा है उसमें मैं आई कैन गो टू फ्रांस, इटली, नॉट यूके बट other places near UK, अच्छा, तो ये Spain इसमें I can सिर्फ go। टूरिज्म पर्पज के लिए जाते हैं या वहाँ पे जाके बहुत सर्विस वगैरह भी बहुत कर सकते हैं? Yeah, so that's a good question. तो अगर आप विजिट के लिए आते हो, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क हियर। अगर आपको वर्क के लिए आना तो देयर इज अ डिफरेंट वीजा व्हिच इज कॉल्ड द वर्क परमिट वीजा, जिसमें आपको वर्क पे परमिट मिलती है। फिर उसमें आप अपना वर्क फाइंड कर सकते हो, या इफ यू ऑलरेडी हैव अ जॉब यू कैन डू द जॉब, बट यू कैन आल्सो डू सही है। ऑड जॉब्स हियर जब तक आप यहाँ रहते हो। तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीजा। इफ यू कम टू विजिट वीजा, यू आर नॉट अलाउड, नो वन विल गिव यू वीजा, नो वन विल गिव यू वर्क। इट्स नॉट लाइक अदर कंट्री जहाँ वैसे वो साइड में कुछ काम वाम कर लो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लीगल चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि जिसको भी वर्क के लिए आना है, टेक अ प्रॉपर वीजा, कम, देयर आर इनफ जॉब्स हियर। सही है। अच्छा, साइट सीइंग के लिए जर्मनी कैसा है? घूमने फिरने किसकी? के हिसाब से, और साइट सीइंग के हिसाब से, और ट्रैवलिंग के हिसाब से जर्मनी की बात करूं, कैसा है? मुझे खूबसूरत लगता है, ब्यूटीफुल है? बहुत बहुत अच्छा। तो आई थिंक यूरोप की सारी कंट्रीज ही कुछ हद तक सिमिलर है और काफी हद तक ब्यूटीफुल है। अगर आपने वो डिज्नी का जो ना, डिज्नी का जो कासल बना हुआ आता है उसके लोगों में, वो म्यूनिक के अंदर है, यहाँ पर जर्मनी के अंदर। सो देयर आर सो मेनी कैसल्स हियर, और वो काफी माउंटेन्स हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो यहाँ पर बीचेस भी है। मैं अभी हैम्बर्ग में रहता हूँ। हैम्बर्ग इज नोन फॉर हिज बीचेस, म्यूनिक इज नोन फॉर हिज माउंटेनियस रीजन्स। सो देयर इज अ फील इन एवरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मुझे लगता है आपको जर्मनी बड़ा अच्छा लगेगा। इफ यू आर क्लोज टू नेचर, यू वांट टू सी ग्रीनरी, देयर इज सो मच ग्रीनरी एवरीवेयर। तो साइट सीइंग, मुझे लगता है मैं घर से बाहर निकलूंगा और मुझे यहाँ पर साइट सीइंग मुझे करनी मिल हाँ, हाँ, जाएगी। हाँ, हाँ, तो इट्स वेरी सही नाइस। है, सही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत मैटर करती है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो स्टार्ट कर लो अपना कैरियर वहाँ पर, तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा बजट ले लेती है आपका मंथली। तो बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वहाँ कैसी है, ट्रेन और बस और या आई पासिस थिंक वगैरह है स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन जितनी जर्मनी की अच्छी है, मैंने उतनी अच्छी बहुत कम जगहों पे देखी है। तो जर्मनी की ओके। ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंटायर यूरोप। कुछ ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज छोटी कंट्रीज हैं जिसमें ज्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन अगेन आई थिंक दे हैव टेकन द सिस्टम फ्रॉम जर्मनी ओनली। उनके पास जर्मनी के बसेस हैं, जर्मनी की ट्रेन है उनके पास। तो दिस एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी वेल ग्राउंडेड, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड इन जर्मनी। आपके पास स्टूडेंट पासेस भी हैं, तो आपकी वीकली पासेस लेते हो, स्टूडेंट पासेस भी लेते हो। अक्सर जगहों पे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज की। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए उसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कवर होती है, तो आपको पूरे महीने ट्रांसपोर्ट पे 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, इट वाज कॉल्ड फेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी व्हिच वाज इन एर्लांगन, नीचे साउथ के अंदर, साउथ में थी, बवेरिया के अंदर वो। उसमें इट वाज लाइक कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देते हो, तो आपको वीकेंड्स पे टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ओवरऑल फुल 365 डेज टिकट चाहिए तो फिर आपको 200 यूरो और देने पड़ेंगे उसके ऊपर। तो मैंने फिर वो एडिशनल टिकट भी ली हुई थी। तो आई थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव अगर आपको खुद से देनी पड़ रही हो, लेकिन देर आर वेज अराउंड कि आप उसको कैसे उसको कम कर सकते हो ना। आप वीकली पासेस ले लो, आप मंथली पासेस ले लो। तो वेरी नाइस थिंग टू नो। अभी जर्मनी हैज इंट्रोड्यूस्ड द डॉइचलैंड टिकट, which is Ganze Deutschland ticket, which means कि full अच्छा। Deutschland ticket। उसका मतलब है कि आप एक बार पैसे भरो and you can go anywhere in Germany, anywhere, कहीं भी आप जाओ। ओके। रीजनल ट्रेन पे, एक हमारे पास होती है रीजनल ट्रेन जो कि शॉर्ट डिस्टेंस चलती है, और एक होती है हमारे पास फास्ट ट्रेन जो कि लॉन्ग डिस्टेंस चलती है। जैसे अगर मुझे हैम्बर्ग से म्यूनिक जाना है तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस है।
तो वो कवर नहीं होती है, लेकिन ऑल द रीजनल ट्रेन्स, बसेस, ट्राम्स, व्हाटएवर यू नेम इट, वो फिर इस टिकट के अंदर कवर है, एंड दैट्स वेरी चीप। तो आप जहां आपका 100 यूरो का खर्चा था महीने का, अब कट डाउन टू 50 यूरो, 60 यूरोस। तो आई थिंक विच इज वेरी नाइस। तो ये जर्मनी ने बड़ा अच्छा अपने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया है इस चीज में। सही। लास्ट क्वेश्चन है, मैं उसको काफी अपना हेल्थी कन्वर्सेशन हो रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप थ्रू योर एक्सपीरियंस वो लोग जो जर्मनी आना चाहते हैं और वो लोग जो इंजीनियरिंग करियर अभी इसको परस्यू कर रहे हैं, तो क्या चीज उनको कंसिडर करनी चाहिए फॉर दियर फ्यूचर? और जो मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीजों का मैसेज देने के लिए आप रिलेवेंट सोर्स है, तो उस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप एक मैसेज दो, स्पेशली क्योंकि अभी इस वक्त मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 2 ईयर्स 5 ईयर्स बहुत ज्यादा चीजें चेंज रहेंगी, वर्ल्ड ही मैं समझता हूँ चेंज रहेगी। कोविड के बाद बहुत चीज है, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कोविड आएगा। कोविड के बाद लोगों के लिए बहुत ज्यादा रहमत बन गया था, बट किसी किसी के लिए रहमत बन गया। ठीक है, मैं अगर पर्सनल बात करूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हुई, जो शायद मुझे पता ही था कि मैं अच्छा इन चीजों के लिए मैं अंदर में अच्छा हूँ, मुझे पता ही नहीं था। वो बाद में मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया जब 1 साल 1.5 साल लॉकडाउन के अंदर घर में बैठा था। राइट राइट। तो बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो रही है, ड्रास्टिकली चीजें चेंज हो रही है। क्या मैसेज देना चाहिए यूथ को, स्पेशली नेक्स्ट 2 ईयर्स के? द फर्स्ट मैसेज जो कि मुझे मेरे टीचर ने दिया था, मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ जिनको मैंने कभी पढ़ाया है, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैं आपको भी देना चाहूँगा, वुड बी टू बी मास्टर ऑफ एटलीस्ट वन थिंग। आप एक चीज़ में अपने आप को मास्टर कर लें, ताकि अगर किसी को भी काम पड़े तो आपको उनको पता हो कि भी एक बंदा तो है इसमें जो मास्टर है उसका। तो whether it be electronics, whether it be engineering design, whether it be software development, website development, you name it, there are plenty of things. But एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप कह सको कि हाँ भाई ये चीज मेरा फोटे है, इस पे मैं मुझे बड़ा अच्छा स्किल है। तो अगर पाकिस्तान नहीं तो कहीं और, जर्मनी नहीं तो यूएसए नहीं तो कनाडा, बट वट वेरेवर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये चीज में तो मैं किल कर दूंगा। तो ऐसा एक चीज होनी चाहिए जो आपको पता हो, ताकि आपका एक विजन क्लियर हो कि अगर मैं कुछ और पढ़ता भी हूँ तो मुझे ये चीज मैं अच्छे से कर लूंगा, या मैं इसी को फर्दर परस्यू करूंगा। तो मेरे लिए ये चीज क्लियर नहीं थी। आई वाज लाइक द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, आई वाज दैट काइंड ऑफ अ गाय। तो मेरे लिए हमेशा वो फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है कि अच्छा यहाँ जाना है, अच्छा मुझे अब ये थोड़ा सा सही करना पड़ेगा अपना स्किल, ये थोड़ा स्किल सही करना पड़ेगा। तो आई वाज ऑलवेज सर्चिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ स्किल फॉर मी। लेकिन अगर आपका एक स्किल ऑलरेडी डेवलप्ड है, वेदर इट बी राइटिंग स्किल, वेदर इट बी डेवलपमेंट, जिसकी बड़ी नीड है यहाँ पर जर्मनी में, तो मुझे लगता है आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, गो विद द माइंडसेट कि आप एक स्किल में अपने आप को मास्टर करके बाहर निकलोगे। सही, ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छा लगा और जो समझिए थैंक यू फॉर योर टाइम, और इट इज अ वेरी हैप्पी कन्वर्सेशन। बहुत ज्यादा मिला मुझे खुद पर्सनली, बहुत ज्यादा चीजें जर्मनी के बारे में सीखने को मिली। शायद मेरा माइंड बन जाएगा फ्यूचर में। Why not? Student 360 is open for all. आप अप्लाई करें हमारे। वेरी हेल्थी कन्वर्सेशन, और थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं समझता हूँ कि आज के जमाने में अगर कोई किसी को टाइम भी दे रहा है वो बहुत बड़ी समझ लो कि वो पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा मजा है, और काफी मैं समझता हूँ ऑडियंस के लिए भी काफी ज्यादा वैल्यू क्रिएट किया होगा ये। थैंक यू। You're welcome. Bye bye.